हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम देवेंद्र कुमार है और इस वीडियो में ट्रेनिंग वीडियो की अगली सीरीज़ में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अपनी नौकरी में जब आप ज्वाइन करते हैं तो फर्स्ट सैलरी या स्टाइपेंड कैसे प्राप्त करें और रेलवे के द्वारा जो सुविधाएं दी गई हैं उसको कैसे प्राप्त करें। क्योंकि बहुत समय ऐसा होता है कि हमारे जो नए ज्वाइनिंग वाले कैंडिडेट्स होते हैं जब ज्वाइन करते हैं तो उनको बहुत सारी जानकारी का अभाव होता है, जिसकी वजह से उनके जो प्रिविलेज हैं, उनकी जो इंटाइटलमेंट्स हैं, उनके जो सुविधाएं रेलवे की तरफ से प्रदान की जाती है उसका वो फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं और किसी अर्जेंसी पे, किसी इमरजेंसी होने पे उन्हें बहुत भाग दौड़ करनी पड़ती है। जैसे कि आई कार्ड की सुविधा है, मेडिकल कार्ड की सुविधा है, पास की सुविधा है, उनको मास्टर डाटा भरने की सुविधा है, उम्मीद कार्ड की सुविधाएं हैं। उनको इसके अलावा जो जो सुविधाएं दी जाती है उन सारी सुविधाओं को, कहीं पे सोसाइटी है उस सोसाइटी से लोन प्राप्त करने की सुविधाएं हैं, इन सारी सुविधाओं को कैसे प्राप्त करें इसके बारे में इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को जानकारी दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि हमें रेल की तरफ से क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं और एज ए नया कैंडिडेट जब हम ज्वाइन करते हैं तो हमें क्या क्या ऐसे कार्य करने, कौन कौन से ऐसे फॉर्म भरने हैं ताकि हम सारी सुविधाओं का बेहतर तरीके से उपयोग कर सकें और हमें ट्रेनिंग के दौरान, ट्रेनिंग के कंप्लीट होने पे हमें किसी तरह की कोई समस्याएं नहीं हो। तो इसको देखने से पहले आप लोग जो नए कैंडिडेट अभी रेलवे ज्वाइन नहीं किए हैं वो लोग सबसे पहले हमारी जो पहली वीडियो है जिसमें ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शंस के बारे में जानकारी दी गई है उसको जरूर देखें। उससे आपको एक मोटा मोटी आइडिया मिल जाएगा कि आपको करना क्या है और आपको ज्वाइनिंग के समय कोई दिक्कत ना हो उसके बारे में उस वीडियो में बताया गया है। और चलिए तो अभी हम शुरू करते हैं। आपको बताते हैं कि जब आप रेलवे में ज्वाइन करते हैं एज ए ट्रेनीज या एज ए रेगुलर कर्मचारी तो आपको सबसे पहले क्या करना है। तो सबसे पहले अगर आप जॉब ज्वाइन करते हैं तो आपकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि सबसे पहले मुझे सैलरी मिले और टाइम पे सैलरी तभी मिलेगी जब आप उचित फॉर्म जो रेलवे के द्वारा निर्धारित किए गए हैं उन सारे फॉर्म्स को भर देते हैं। सबसे पहले आप जब ज्वाइनिंग के लिए आते हैं किसी भी सेंटर्स पे, किसी भी डिवीजन में, किसी भी जोन में, तो सबसे पहले आपको एक ज्वाइनिंग लेटर दी जाती है, अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाता है जिसमें सारी डिटेल्स लिखी होती है कि आपका फोटो लगा होता है, आपका थंब इम्प्रेशन होता है और उसके आधार पे अगर आपको रेगुलर पोस्ट पे नियुक्त किया जाता है तो वहाँ पे भेज दी जाती है। अगर आपको ट्रेनिंग के लिए करना होता है तो ट्रेनिंग सेंटर्स में भेज दी जाती है। हर जोन में अलग अलग जोनल रेलवे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स जिसे ZRTI कहते हैं, जैसे कि नॉर्दर्न रेलवे में आपका चंदौसी में ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, वैसे उदयपुर में है, वैसे हर जोन में एक एक जोनल रेलवे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स है, वहाँ पे ट्रेनिंग कराई जाती है। खासकर जेई हो या टेक्निकल पोस्ट हो उन सभी पे ट्रेनिंग कराई जाती है। तो इन सारी जगहों पे आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। तो ज्वाइनिंग लेटर के साथ आपको जैसे ही ट्रेनिंग सेंटर्स में आप जाएंगे तो आपको वहां पे जाते ही अपने जो ट्रेनिंग में रिज्यूम किया आपने वो डिटेल भरना होगा, रिजम्पशन लेटर्स। उसके बाद आपकी जो सैलरी पहली चार्ज हो वो सैलरी चार्ज करने के लिए आपको एक आई पास का मास्टर डाटा होता है जो भरना होता है। उस मास्टर डाटा में अगर आप भरेंगे तभी आपकी जो फर्स्ट सैलरी, जो मैंने टॉपिक दिया है फर्स्ट सैलरी, वो तभी चार्ज हो पाएगी जब आप आई पास का जो मास्टर डेटा है उसको सही टाइम पे भरेंगे। अगर आप रेगुलर एम्प्लॉय हैं, जैसे कि आप पॉइंट्समैन पे भर्ती हो रहे हैं या टैकमैन पे भर्ती हो रहे हैं, तो आपको S1 फॉर्म भी भरना पड़ेगा जिसे प्रैन फॉर्म बोलते हैं और आपकी सैलरी अकॉर्डिंगली टाइम से चार्ज होगी। ठीक है। तो दोस्तों जाते ही सबसे पहले आपको क्या करना है, या तो आप ट्रेनिंग सेंटर में जाएंगे या अपने रेगुलर पोस्ट पे जाएंगे। तो जाते ही सबसे पहला काम करना है कि आपको मास्टर डाटा फॉर्म भरना है, क्योंकि आपको सैलरी चाहिए। सैलरी तब तक नहीं बनेगी चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में हो, चाहे रेलवे हो या बाकी के डिपार्टमेंट पे हो, जब तक कि आपका मास्टर बायोडाटा भर नहीं जाता है। तो मास्टर बायोडाटा एक फॉर्म आता है, उस फॉर्म को भरना है। उस फॉर्म के साथ उसमें सारी डिटेल्स लिखी होती है कि आपका नाम क्या है, फादर्स का नाम क्या है, एड्रेस क्या है, आपके ईमेल आईडी क्या है, फोन नंबर्स क्या है, फैमिली डिटेल्स क्या है, सारी चीजें उसमें लिखी हुई होंगी। किस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है, उसके ग्रेड पे क्या है, ये सारी चीजें इस मास्टर डाटा के फॉर्म्स के जो कॉलम्स होंगे उस सारे कॉलम्स में होंगे। उसके बाद आपको सेकंड में क्या करना है कि ज्वाइनिंग लेटर्स ऑब्लिक जो अपॉइंटमेंट लेटर होता है वो लगानी होगी, उसकी कॉपी एज एनेक्चर। फिर आपको एक रिजम्पशन लेटर, जो आपने अगर ट्रेनिंग सेंटर में रिज्यूम कर लिया है तो उसकी कॉपी लगानी होगी। अगर आपने रेगुलर पोस्ट पे रिज्यूम कर लिया तो उसकी रिजम्पशन लेटर्स लगानी होगी, जिसमें लिखना होता है कि मैं सो एंड सो मिस्टर सो एंड सो हैव ज्वाइन ऑन द पोस्ट ऑफ पॉइंट्समैन, ट्रैक्समैन, जेई या स्टेशन मास्टर और टीई, कोई भी जिस पोस्ट पे आप ज्वाइन किए वो रिजम्पशन लेटर लिखना होता है। उसमें तारीख लिखनी होती है कि इस तारीख से मैं ज्वाइन कर रहा हूँ। उसके बाद आपके पास चूंकि सैलरी कहाँ जाएगी, बैंक में जाएगी,
तो बैंक में आपको कैंसिल चेक का एक लगाना होता है, जिसके अंदर सारी चीज़ें डिटेल होती है, निफ्ट की डिटेल्स होती है, ठीक है, आपके नाम होते हैं और आपका अकाउंट नंबर वगैरह होता है। तो इन सारी चीज़ों से आपका जो कैंसिल चेक है वो सारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर देता है, क्योंकि उसमें IFSC कोड होता है, आपका नाम होता है, आपका बैंक का एड्रेस होता है, तो उससे सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाती है। इसमें कैंसिल चेक एक लगाना होता है, साथ में पैन लगाना होता है, क्योंकि आजकल पैन में डिडक्शन जरूरी होता है इनकम टैक्स का। साथ में एक आधार की कॉपी लगानी होती है और फोटो लगाने होते हैं फ्रंट पेज पे। उसको फिर कंट्रोलिंग ऑफिसर जहां भी होता है जमा करेंगे, वो कंसर्न पर्सनल डिपार्टमेंट को देगा, वहां से फिर अकाउंट्स डिपार्टमेंट में जाएगा, वहां से फिर EDP सेंटर में जाएगा, और फिर जिस बिल यूनिट में आपका फॉल कर रहा है उस बिल यूनिट के अंतर्गत APO बिल उसको वेरीफाई कर देगा, और तभी आपकी सैलरी जो बिल बाबू है वो चार्ज कर पाएगा। अगर आप ये प्रक्रिया कंप्लीट नहीं करते हैं तो आपकी फर्स्ट सैलरी, जो कि मैंने टॉपिक दिया था फर्स्ट सैलरी, वो फर्स्ट सैलरी टाइम से कभी चार्ज नहीं हो सकती। तो दोस्तों, जैसे ही आप कैंडिडेट से जब आप रेलवे एम्प्लॉय बनते हैं और ज्वाइन करते हैं तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। मास्टर्ड बायोडाटा फॉर्म भरना है, ज्वाइनिंग लेटर अपॉइंटमेंट लेटर की कॉपी लगानी है, रिजम्पशन लेटर की कॉपी लगानी है, कैंसिल चेक लगाना है, पैन और आधार की कॉपी लगानी है और फोटो लगाना है, और इसको कंसर्न कंट्रोलिंग ऑफिसर से, जो आपके SSC JE हैं और ये आपके इंचार्ज हैं, उनसे साइन कराकर, अपने कंसर्न कंट्रोलिंग ऑफिसर, अधिकारी गैजेट ऑफिसर से साइन कराकर कार्मिक विभाग में जमा करना होगा। कार्मिक विभाग से अकाउंट विभाग में जाएगा, अकाउंट विभाग से EDP सेंटर में आपके डाटा फीड होगी, और फिर कंसर्न जो भी आपके APO हैं वो उसको वेरीफाई करेंगे और बिल यूनिट दे देंगे। अभी मैंने आपको बताया कि कैसे मास्टर बायोडाटा फॉर्म भरना है जिससे कि आपकी सैलरी चार्ज होगी। जैसे ही आप रेगुलर पोस्ट पे आएंगे, मैंने लिखा है कि रेगुलर पोस्ट, तो रेगुलर पोस्ट पे आने का मतलब है कि आपने JEE की ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली, ट्रेनिंग पास करने के बाद आप रेगुलर पोस्ट पे आपकी पोस्टिंग होगी। सपोज आप किसी SSC के अंडर पोस्ट हो गया, किसी भी पोस्ट पे XYZ स्टेशन पे आपकी पोस्टिंग कर दी गई। पोस्टिंग करने के बाद इमीडिएट, चूंकि 1/1/2004 का जो कट ऑफ डेट है, उसके बाद NPS आ गया, न्यू पेंशन स्कीम। तो न्यू पेंशन स्कीम के तहत सबसे पहले आपको एक फॉर्म भरना होता है, इसको NPS फॉर्म बोलते हैं या S1 फॉर्म बोलते हैं। इसमें करना ये होता है कि आप जो भी फॉर्म्स डिटेल्स भरेंगे, इसके आधार पे आपको एक पैन अलॉट की जाएगी, परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये आपकी परमानेंट आइडेंटिटी है रेलवे में। और रेलवे के बाहर भी अगर सपोज कल को आपकी सिलेक्शंस किसी दूसरे सर्विसेज के लिए हो जाती है, SSC के लिए हो जाती है, IAS के लिए हो जाती है, PCS के लिए हो जाती है, तब भी ये पैन नंबर बदलेगा नहीं, ये पैन नंबर परमानेंट रहेगा। तो इसलिए इसका नाम है परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, पैन। और इसके लिए S1 फॉर्म, NPS फॉर्म भरना होता है। उसमें एक सबसे पहले NPS फॉर्म भरना होता है। ये फॉर्म किस रंग से भरना होता है? ब्लैक पेन से भरना होता है। किस पेन से भरना होता है? केवल और केवल ब्लैक पेन से भरना होता है। नंबर 2, इसमें जो पुराने मैंने बताई थी मास्टर डाटा वाली, वो लगभग सारी चीजें आती हैं, जैसे कैंसिल चेक हो गया, आधार हो गया, पैन हो गया। इसके अलावा चूंकि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो भी ऑथेंटिकेट किससे होता है? 10th के सर्टिफिकेट से। आपने जो मैट्रिक पास की है वही डेट ऑफ बर्थ हर जगह वैलिड होगा। तो उसके लिए आपको 10th की सर्टिफिकेट की कॉपी लगानी पड़ेगी जिसमें डेट ऑफ बर्थ लिखा होता है। प्लस सर्विस रिकॉर्ड, जो आप जब भर्ती होते हैं तो सर्विस रिकॉर्ड उसी समय आपको दी जाती है भरने के लिए आपको, तो फोटो खींच ले उसकी, और आपके ऑफिस में भी रहेगी तो वहां से भी कॉपी ले सकते हैं। और आपको सर्विस रिकॉर्ड की फर्स्ट और सेकंड पेज, जिसमें कि आपकी सारी बायोडाटा डिटेल होती है, वो लिखनी होती है। इस फॉर्म को भरते वक्त ध्यान रखें कि ब्लैक पेन से भरना है, कोई ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए और सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। ये 3 चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं जो ध्यान रखनी है। नो ओवर राइटिंग, कटिंग, सेल्फ अटेस्टेड और ब्लैक पेन से भरा हुआ होना चाहिए, और एनेक्चर सारे जो हमने बताए हैं वो लगे होने चाहिए। इसको बना के आप जमा करेंगे कार्मिक विभाग में, वहां से चला जाएगा अकाउंट्स डिपार्टमेंट को, अकाउंट डिपार्टमेंट उसको NSDL को भेजेगी, और NSDL से विदिन 15 डेज आपको पैन नंबर अलॉट हो जाएगा। वो पैन नंबर आपके मोबाइल पे भी आएगा, जैसे अलॉट होगा वैसे आपके मोबाइल पे पैन नंबर आ जाएगा। और बहुत ही जरूरी है क्योंकि इसमें जो भारत सरकार कंट्रीब्यूशन देती है, जो आपका कंट्रीब्यूशन पेंशन फंड के लिए कटता है, इसी NPS के थ्रू कटता है, इसी पैन के खाते में जाता है। ये आपका परमानेंट अकाउंट नंबर है। तो ये बहुत ही जरूरी है कि जैसे ही आप रेगुलर पोस्ट पे आए तो इमीडिएटली पैन फॉर्म भरे, इमीडिएटली S1 फॉर्म, NPS फॉर्म को भरे। तो मैंने आपको बताया कि कैसे आप अपनी पहली सैलरी प्राप्त करेंगे और कैसे आप अपना पैन फॉर्म जनरेट करेंगे, बनवाएंगे, उसके बारे में मैंने डिटेल में आप लोगों को बता दिया। ये बहुत ही दोनों जरूरत की चीजें हैं। उसके अलावा जो रेलवे आपको प्रिविलेज देती है, जैसे पास का प्रिविलेज है, मेडिकल कार्ड का प्रिविलेज है, ड्रेस अलाउंस का प्रिविलेज है, ठीक है, क्वार्टर की प्रिविलेज है,
आपको छुट्टी की प्रिविलेज है, आपको अगर बच्चे हैं आपके तो लोकल स्कूल में एडमिशन की प्रिविलेज है, केंद्रीय विद्यालय जहाँ वहाँ एडमिशन की प्रिविलेज है, जहाँ रेलवे के स्कूल्स हैं वहाँ पे प्रिविलेज है, ओक ग्रोव स्कूल मसूरी में है वहाँ पे भी आपके प्रिविलेज हैं, अलग अलग जोन्स में अलग अलग स्कूल्स हैं जो कि रेलवे खुद रन करती है या वहाँ की महिला संगठन छोटे बच्चों के लिए रन कराती है, उन सभी जगहों पे आपको प्रिविलेज मिलता है। तो इन सारे प्रिविलेज जो प्रिविलेज मिलते हैं उसके बारे में आप जानकारी जरूर रखें और उसको एक डाटा के रूप में मेंटेन करें। तो पहला आपने बता दिया कि मास्टर डाटा किस लिए जरूरत है, आपको फर्स्ट सैलरी के लिए जरूरत है। वैसे ही आपका जो एनपीएस फॉर्म है वो किस लिए जरूरत है, पैन नंबर के लिए जरूरत है, क्योंकि परमानेंट अकाउंट नंबर नहीं होगा तो आपका सैलरी जो कंट्रीब्यूशन आप और भारत सरकार देती है वो नहीं हो पाएगा। वैसे ही अगर आप बीमार पड़ते हैं तो मेडिकल किसकी जरूरत पड़ती है, मेडिकल कार्ड के लिए। हॉस्पिटल की फैसिलिटी है, फ्री मेडिकल फैसिलिटी है, तो आप इमीडिएटली जो मेडिकल कार्ड है वो बनवा लें। उसी हिसाब से आप कहीं जाते हैं तो आप सबसे पहले दिखाएं कि मैं रेलवे एम्प्लॉय हूँ। कैसे पता चलेगा रेलवे एम्प्लॉय हूँ, तो जब तक आपके पास आईडी कार्ड नहीं होगा तब तक ये पता नहीं चलेगा। तो जाते ही सबसे पहले आप अपना आईडी कार्ड जरूर बनवाएं। आईडी कार्ड की एक फॉर्म आती है, फॉर्म भर के देंगे तो आपको आईडी कार्ड कंसर्न कंट्रोलिंग ऑफिसर बना देगा। उसी तरह से आपको पास की सुविधाएं दी गई है, आपके जो ग्रेड पे होंगे उसके हिसाब से आपको एंटाइटलमेंट दी गई है सेल्फ के लिए और फैमिली के लिए, तो वो भी आप जरूर इसमें ले सकते हैं पास की फैसिलिटी। उसके लिए जरूरत है कि आप फॉर्म भरें। पास के बाद आपकी जो फैसिलिटी है वो क्वार्टर की फैसिलिटी है। तो जैसे ही पोस्टिंग ऑर्डर्स आपकी होती है, जहां पे आप पोस्टिंग होते हैं, तो पोस्टिंग ऑर्डर की कॉपी लगा के, आई कार्ड की कॉपी लगा के और पास के लिए रजिस्ट्रेशन कर दें। जब रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उसमें 1 2 3 4 चॉइसें होती हैं। हर कर्मचारी का अपना अपना इंटाइटलमेंट है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। उस हिसाब से आप अपना इंटाइटलमेंट के हिसाब से अप्लाई कर दें पास के लिए, और अपने जो प्रायोरिटी है उसकी कॉपी अपने पास रख लें, सो दैट आपको सही टाइम पे क्वार्टर भी मिल जाए, क्योंकि रेलवे की क्वार्टर्स काफ़ी अच्छी हैं और काफ़ी प्रोमिनेंट जगह पे हैं। उसी तरह से बहुत सा हर जोन में अपना अपना एक रेलवे की सोसाइटी है जो लोन प्रदान करती है, तो उसके मेंबर्स अगर आप बन जाते हैं तो उसमें आपको डिविडेंड भी मिलेगा, और उसके नॉमिनल चार्जेज हैं जिसमें कि काफ़ी कम रेट पे, बैंक के रेट के बराबर, बैंक से भी कम रेट पे आपको लोन मिल जाएगी। तो आपके सैलरी के हिसाब से, बेसिक पे के हिसाब से आपको लोन मिलेगी। तो जाते ही उस सोसाइटी में रजिस्ट्रेशन जरूर करा लें, ताकि आपको जो इमीडिएट पैसे की जरूरत पड़ती है तो उसमें भी आपका काम आ सकता है। उसी तरह से आप, चूंकि आजकल ग्रुप सी हर ग्रुप सी एम्प्लॉय लगभग इनकम टैक्स के दायरे में आता है, तो आपकी जो भी सेविंग्स है, चाहे वो पीएफ की सेविंग हो, चाहे वो एलआईसी की सेविंग हो, चाहे किसान कार्ड की हो, या फिर आपके जो अलग अलग सेविंग्स के एग्जम्पशंस प्रदान किए गए हैं, अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा था उसका भी एग्जम्पशन है, अगर आपने हाउस लोन ले रखा है बैंक से तो उसमें भी आपको इनकम टैक्स का एग्जम्पशन मिलेगा। तो जाते इनकम टैक्स डिडक्शन फॉर्म जरूर भरें, नहीं तो आप इनकम टैक्स रिटर्न लेने में काफ़ी दिक्कतें होती हैं। तो इनकम टैक्स अगर डिक्लेरेशन भर देते हैं और वहाँ के बिल क्लर्क को आप प्रदान कर देते हैं, तो आपकी जो इनकम टैक्स डिडक्शन है सोर्स पे टीडीएस वो कम कटेगी और आपको बहुत फायदा होगा। इसके साथ ही एक पर्सनल फाइल बना ले जिसमें जो भी आप फैसिलिटी अवेल कर रहे हैं रेलवे की, सपोज आपने मेडिकल कार्ड भरा तो उसकी कॉपी इसमें रख ले, अगर आपने आई कार्ड की कॉपी भरी उसकी कॉपी इसमें फोटो खींच लें, उसके प्रिंट निकाल के रख लें या सॉफ्ट कॉपी में रख लें, अपने ईमेल पे रख लें। इससे आपको फायदा ये होगा कि आपने कब छुट्टी ली, कब आपको सैलरी मिली, कब आपको सैलरी स्लिप मिली, वो आपको जानकारी होती रहेगी। साथ में एक RESS है, रेलवे एम्प्लॉय सेल्फ सर्विसेज। क्या है? रेलवे एम्प्लॉय सेल्फ सर्विसेज, एक रिस्क के द्वारा डेवलप किया गया है। इसमें अपने आप को रजिस्टर्ड करा ले। इससे फायदा होगा कि हर जब भी आपकी सैलरी आएगी तो आप देख सकते हैं कि आज की डेट में आपकी सैलरी कितनी है, आज की डेट में आपकी लीव कितनी है, आज की डेट में आपका पीएफ कितना है। इस RESS के माध्यम से ये जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो धन्यवाद दोस्तों, मैंने आज आपको बताया कि आपकी फर्स्ट सैलरी कैसे चार्ज हो, नंबर 1, और नंबर 2 रेलवे के क्या क्या प्रिविलेज हैं और उसको कैसे अवेल करना है। तो मेरा आप लोगों से यह सलाह रहेगा कि जैसे ही आप ज्वाइन करें इन सारी चीज़ों को फॉलो करें, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। धन्यवाद।